नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग 365 सीरीज़ सॉल्व कर रहे थे। तो इसी सीरीज़ में अब तक हम लोगों ने 365 साइंस टैग का टॉपिक सॉल्व किया है। आज हम लोग साइंस टैग का अगला टॉपिक सॉल्व करेंगे, देखते हैं। तो मित्रों, साइंस आज जो चैप्टर है वो है हमारा वैकल्पिक ऊर्जा यानी अल्टरनेटिव एनर्जी। क्या है अल्टरनेटिव एनर्जी में? सबसे पहले बात की जाती है बैटरी ऊर्जा भंडारण की प्रणाली की। तो उसमें क्या है बैटरी ऊर्जा? सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी SECI, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड SEIC ने छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS को सफलतापूर्वक क्या कर दिया है? शुरू कर दिया है। शुरू की गई BESS सौर ऊर्जा का उपयोग करके ऊर्जा का भंडारण करते हैं और SEC1 नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं। इससे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के विकास के लिए व्यवहार्यता अंतराल वित्त पोषण VGF की एक योजना को भी मंजूरी दे दी है। ठीक है, इसमें देखें जरा, विद्युत ऊर्जा भंडारण EEC होता क्या? इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोरेज, यांत्रिक ऊर्जा यानी पंप, हाइड्रोडो, फ्लाईव्हील, और द्वितीय संस्करण क्या होता है? रासायनिक, द्वितीय बैटरी यानी बैटरी और आपकी निकेल डबल लेयर, रासायनिक हाइड्रोजन फ्यूल सेल और तापीय थर्मल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के बारे में यदि हम बात करें, यह प्रकार की विद्युत रासायनिक प्रणाली आधारित है और यह बिजली को भंडारित करने के लिए अलग अलग विद्युत रासायनिक तहत बिजली की भंडारित करने के लिए अलग अलग विद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं का उपयोग करते हैं। विद्युत ऊर्जा भंडारण के प्रकारों में इंफॉर्मेशन के लिए आप लोग आगे देखते हैं। हम लोग इसमें आगे क्या है, ऊर्जा क्षेत्र के भंडारण के रूप में EESS का कई उपयोग हैं। क्या हैं? इसका उपयोग या तो स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है या फिर उत्पादन, पारेषण और वितरण के विभिन्न स्तरों पर भी इसका उपयोग किया जा सकता है। BESS के प्रकार स्टैंडर्ड नॉन फैलो बैटरियाँ, इसमें इलेक्ट्रोलाइट में डूबी हुई प्लेटें इलेक्ट्रोड के युग्म होते हैं। इन दोनों प्लेटों को अलग करने के लिए इनके बीच कुचालक सामग्री यानी नॉन कंडक्टिंग होती है, जिसके उदाहरण लेड एसिड हैं यानी बैटरी है, निकल कैडमियम है, लिथियम आयन है और सोडियम सल्फर है। फ्लो बैटरी, इसमें इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट के एक टैंक और मेम्ब्रेन का उपयोग किया जाता है और साथ ही इसमें इलेक्ट्रोलाइट के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए पंप का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए रेडक्स फ्लो बैटरी और हाइब्रिड फ्लो बैटरी। BGF योजना क्या है? इस योजना के तहत 2030-31 तक 4000 मेगावाट की BESS परियोजनाओं का विकास की परिकल्पना की गई है, जिसकी लागत 40% तक के वित्तीय समर्थन प्रदान किया जाएगा। यह समर्थन BGF के रूप में बजटीय सहायता के तौर पर प्रदान किया जाएगा। BGF एक मुफ्त स्थगित अनुदान है। BGF अनुदान आगे क्या कहा जा रहा है इसे जरा देखते हैं। 4000 मेगाहर्ट्ज BESS परियोजनाओं को विकास परिकल्पना की गई है। इसमें पूंजीगत लागत 40% वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना में 5.50 से 6.60 किलोवाट प्रति घंटा के लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ स्टोरेज यानी LCOS की अधिकतम मांग के दौरान बिजली की आपूर्ति करने के लिए भंडारित नवीकरणीय ऊर्जा एक व्यवहार्य और किफ़ायती विकल्प बनाया जा सकता है। LCOS किसी विद्युत उत्पादन संयंत्र के संपूर्ण उपयोग अवधि के लिए विद्युत उत्पादन के वर्तमान औसत लागत की माप है। ठीक है, वर्तमान औसत लागत की माप। आगे क्या है, डिस्कॉम को BES परियोजना की क्षमता का लगभग 85% उपलब्ध कराया जाएगा ताकि बिजली की नवीकरणीय और एकीकरण को बढ़ाया जा सके। और ये किस मंत्रालय के अधीन होगी? अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये मंत्रालय कौन सा होगा? तो मित्रों, ये मंत्रालय जो आपका होगा ये होगा केंद्रीय विद्युत मंत्रालय। नेक्स्ट है लिथियम आयन बैटरी को, जो ली आयन यानी लिथियम आयन बैटरी के बारे में यदि बात करें तो हाल ही में कश्मीर में लिथियम की भारी मात्रा पाई गई है, जिससे ये कहा जाता है कि लिथियम बैटरी या जो रिचार्जेबल बैटरी होती हैं इनके लिए रॉ मटेरियल उपलब्ध है। नोबेल पुरस्कार विजेता लिथियम आयन बैटरी के सह आविष्कारक जॉन बैनिस्टर गुडनबाइफ जो हैं वो का निधन हो गया है। और लिथियम आयन बैटरी के बारे में क्या जानकारी है?
लिथियम आयन बैटरी एक प्रकार की रिचार्जेबल बैटरी है और डिस्चार्ज होने पर लिथियम आयन ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं और वहीं चार्ज करने पर ये पुनः धनात्मक इलेक्ट्रोड से ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की ओर वापस आ जाते हैं। यानी जो लिथियम आयन ऋणात्मक इलेक्ट्रोड धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में बात करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड कैथोड या अधिकतम पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रोड को वापस आ जाते हैं और इसके बाद लिथियम कोबाल्ट, लिथियम मैग्नीज ऑक्साइड, लिथियम आयरन फास्फेट गुड इनफ ने कोबाल्ट ऑक्साइड के कैथोड से लिथियम बैटरी का विकास किया था और इस कैथोड के पहले बैटरियों की तुलना में अधिक वोल्टेज प्रदान किए गए थे। लिथियम आयन बैटरी इलेक्ट्रोलाइट और के रूप में सामान्यतः ईथर का उपयोग करते हैं और ईथर कार्बनिक यौगिकों के एक श्रेणी के तौर पर जानी जाती है। सॉलिड स्टेट लिथियम बैटरियों की बेहतर ऊर्जा के रूप में भी इन्हें जाना जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं सॉलिड स्टेट बैटरी तरल की जगह ठोस इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग करती हैं। लिथियम आयन बैटरी के लाभ इनका वजन कम होता है लेकिन ऊर्जा घनत्व अधिक होता है। लेड एसिड बैटरी में करीब केवल 400 से 504 साइकिल होते हैं जबकि लिथियम आयन में 5000 या इससे अधिक चार्ज साइकिल होते हैं। इसका अर्थ यह है कि लिथियम बैटरी जो है वो 5000 बार पूरी तरह चार्ज किया जा सकता है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, इसके तुलनात्मक रूप से रखरखाव की भी जरूरत पड़ती है। सेल्फ डिस्चार्ज की दर कम होती है, मेमोरी इफेक्ट की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। मेमोरी इफेक्ट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बार बार आंशिक डिस्चार्ज होने पर चार्ज करने के कारण बैटरी अपनी कम क्षमता और मेमोरी डाल देती है और इससे बैटरी की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लिथियम आयरन बैटरी के नुकसान क्या हैं, इसकी कीमत जो है वो बहुत अधिक है, पहला नुकसान। दूसरा, उपयोग के दौरान शीघ्र गर्म ओवरहीट हो जाती है और जिसके कारण थर्मल अभिक्रियाओं के कारण स्वयं गर्म होना तथा आग लगने की घटना घटित हो सकती हैं। सुर्खियों में और कौन कौन सी बैटरी हैं जरा देखते हैं। एडवांस केमिस्ट्री सेल ACC बैटरी, भारी उद्योग मंत्रालय ने नेशनल प्रोग्राम ऑन एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज PLI योजना के तहत ACC विनिर्माण के फिर से बोलियां आमंत्रित करने की घोषणा की है। ACC उन्नत भंडारण प्रौद्योगिकी की एक नई पीढ़ी है। यह विद्युत को या तो विद्युत ऊर्जा गुजरात एनर्जी रिसर्च मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट यानी ग्रिमी ने पेपर आधारित सुपर कैपेसिटर विकसित किया है। सुपर कैपेसिटर एक इलेक्ट्रोकेमिकल चार्ज स्टोरेज डिवाइस होती है और यह डिवाइस तेज चार्जिंग, डिस्चार्जिंग चक्र और विद्युत उच्च घनत्व में लंबे जीवन चक्र से युक्त होती है। इसका विकास सीविड मैरीन मैक्रोएल्गी से किया जाता है। ग्रेविटी बैटरी में लिफ्टिंग चार्ज करना और ल्योरिंग डिस्चार्ज करना प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। जब प्रचुर मात्रा में हरित ऊर्जा उपलब्ध होती है तो बैटरियां भारी वजन या ब्लॉक्स को हवा में उठाने या इसे डीप सॉफ्ट शीट्स तक उठाने के लिए ऊर्जा का उपयोग करती हैं। जब बिजली की मांग बढ़ती है तो ब्लॉक्स को एक एक करके नीचे ल्योरिंग किया जाता है। इससे गतिज ऊर्जा मुक्त होती है। इस गतिज ऊर्जा का इस्तेमाल मोटर के चलाने और बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। सोडियम आयन बैटरी SiB विद्युत ऊर्जा के संग्रहित करने और मुक्त करने के लिए आवेश वाहक के रूप में सोडियम आयनों का उपयोग करते हैं। SiBs लिथियम आयरन बैटरी एक व्यवहार विकल्प के रूप में विकसित हो रही है और इसके कारण कम लागत और सोडियम संसाधनों की प्राकृतिक प्रचुरता है। SiB का महत्व तापमान सहनशीलता व्यापक है। शून्य वोल्टेज स्थिति में संग्रहित और परिवहन किया जा सकता है। इसका ऊर्जा घनत्व और फास्ट चार्जिंग टिकाऊपन सामान्य तौर पर LiB लिथियम बेस्ड बैटरी से बेहतर है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर्स क्या हैं। चीन ने दुनिया का पहला चौथा पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर आरंभ किया है और इसका निर्माण स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर यानी SMR डिज़ाइन का उपयोग किया गया है। छोटे मॉड्यूलर होते क्या हैं, लैंड बेस्ड वाटर कूल्ड SMRC। इस श्रेणी में जो स्मॉल मॉड्यूलर होते हैं उनके अंतर्गत लाइट वाटर रिएक्टर यानी लाइट वाटर रिएक्टर और PHW प्रौद्योगिकी आदि
अलग अलग संरचनाओं के कारण वाटर कूल्ड एसएमआर डिज़ाइन शामिल होते हैं। मरीन वेस्ड वाटर कूल्ड क्या होता है? इन्हें इको नौकाओं और जहाज़ों में फ्लोटिंग करके इकाइयों द्वारा स्थापित किया जाता है। हाई टेम्परेचर वेस्ड वाटर कूल्ड ये क्या है? इन पर एसएमआरएस के कई उद्योगों को इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके साथ ही इसका उपयोग करके एक साथ कई बिजली दोनों का उत्पादन के रूप में किया जा सकता है। ठीक है। चौथी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है, जबकि पारंपरिक परमाणु रिएक्टर में दाब युक्त जल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। लिक्विड मेटर एसएमआरसी बारे में 30 मेगावाट से 300 मेगावाट तक की विद्युत उत्पादन की क्षमता वाले एडवांस परमाणु रिएक्टर का प्रयोग किया जाता है। और ये मॉड्यूलर जो रिएक्टर होते हैं वह होते हैं क्या हैं? स्मॉल यानी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर वह भौतिक ऊर्जा के पारंपरिक परमाणु ऊर्जा के रिएक्टर की तुलना में छोटे आकार वाला होता है। और मॉड्यूलर इसकी प्रणालियों और घटकों में कारखानों में असेंबल किया जा सकता है और इसकी पूर्ण इकाई के रूप में दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। रिएक्टर इसके तहत परमाणु विखंडन की प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा को पैदा करके ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स एडेप्टेबल और स्केलेबल हैं। विद्युत आपूर्ति की मांग के अनुसार आवश्यक क्षमता एसएमआरएस बनाए जा सकते हैं। ईंधन काफ़ी अधिक समय तक चलता है। परंपरागत संयंत्रों में प्रत्येक 1 से 2 साल के ईंधन भरना पड़ता है, वहीं एसएमआर आधारित विद्युत संयंत्रों में प्रत्येक 3 से 7 साल में ईंधन भरने की आवश्यकता होती है। कॉम्पैक्ट डिज़ाइन क्या है? बड़े रिएक्टरों और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के लिए आवश्यक भूमि की तुलना में एसएमआरएस की तुलना में मामले में कम भूमि की आवश्यकता होती है। पैसिव सेफ्टी फीचर्स क्या हैं? असामान्य परिस्थितियों में रिएक्टर को बंद करने और उन्हें ठंडा करने के लिए किया जाता है। किफ़ायती इसके मामले में कम पूंजी परिव्यय और चरणबद्ध पूंजीगत व्यय की आवश्यकता होती है। इसके तहत उत्पादित ऊष्मा का उपयोग विलवणीकरण और विनिर्माण की गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। आगे क्या है? इंटरनेशनल न्यूक्लियर लाइबिलिटी कन्वेंशन क्या है? जरा इस पर एक नज़र डालें। वियना कन्वेंशन सिविल लाइबिलिटी न्यूक्लियर डैमेज 1963 के अंतर्गत आता है और कन्वेंशन ऑन सप्लीमेंट्री कंसेशन फॉर न्यूक्लियर डैमेज 1997, पेरिस कन्वेंशन थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इन द फील्ड ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी 1960, वियना कन्वेंशन पेरिस प्रावधानों के बढ़ते 1988 के ज्वाइंट प्रोटोकॉल और पेरिस कन्वेंशन 1963 का ब्रुसेल सप्लीमेंट कन्वेंशन। नेट एनर्जी गेन क्या है? जरा ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जरा देख लें इसके। अमेरिका के नाभिकीय संलयन प्रक्रिया से दूसरी नेट एनर्जी गेन प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है। नाभिकीय संलयन के बारे में आप जैसा कि जानते हैं, 2 हल्के हाइड्रोजन के परमाणु के नाभिक होते हैं, उनसे एक भारी नाभिक बनाया जाता है और इससे बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। संलयन प्रक्रिया पदार्थ में प्लाज्मा अवस्था में होती है। प्लाज्मा गर्म और आवेशित गैस है, धनात्मक आयनों की मुक्त गति वाले इलेक्ट्रॉन्स से बनी होती। संलयन अभिक्रिया 2 धनात्मक नाभिक एक दूसरे के निकट आते हैं। हालांकि इस दौरान दोनों नाभिक एक दूसरे के प्रतिकर्ष भी होते हैं और इसे कूलम्ब बैरियर भी कहा जाता है। इस बैरियर के समाप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस ऊर्जा की मात्रा वर्तमान में संलयन अभिक्रिया से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा से भी अधिक होती है। परमाणु संलयन का महत्व अगर हम देखें, विद्युत के स्वच्छ और सुरक्षित स्रोत हैं क्योंकि यह कोई भी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित नहीं करता है। 1 किलोग्राम ईंधन में 10 मिलियन किलोग्राम जीवाश्म ईंधन जितनी ऊर्जा प्रदान कर सकता है। संलयन का कच्चा माल हाइड्रोजन होता है और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। वहीं विखंडन अभिक्रिया में कच्चे माल के यूरेनियम इस्तेमाल होता है और सीमित मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है, जरा इसके बारे में देखें। नाभिकीय विखंडन और संलयन के बीच तुलना। विखंडन और संलयन क्या है? एक परमाणु बड़ा परमाणु 2 से अधिक छोटे परमाणुओं को विभाजित होता है। यूरेनियम और प्लूटोनियम प्रयुक्त परमाणु ईंधन के प्रकार और उत्पादन 2 या 2 से अधिक हल्के परमाणुओं से जुड़कर एक बड़े परमाणु का निर्माण करते हैं और हाइड्रोजन और हीलियम का निर्माण होता है संलयन में। समझ में आया? नेक्स्ट क्या है? नेट एनर्जी गेन क्या है? जरा इसे देखते हैं। नाभिकीय संलयन की वाणिज्यिक ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए नेट एनर्जी गेन का होना जरूरी है और इसका आशय है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के दौरान में जितनी ऊर्जा की खपत होती है, शोधकर्ताओं को उससे कहीं अधिक ऊर्जा उत्पादन करना होगा। भारत संलयन रिएक्टर से NEG प्रदर्शित करने के लिए इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर ITER की योजना का हिस्सा है। भारत ने स्वयं भी स्वदेशी टेकामाक आदित्य और अर्ध स्वदेशी स्टेडी स्टेट सुपर कंडक्टिविटी टोकाकम SST-1 का निर्माण किया है। ITER के बारे में अगर हम देखें, इसका उद्देश्य नाभिकीय संलयन को ऊर्जा के स्वच्छ हरित स्रोत के रूप में स्थापित करना है। भारत, अमेरिका, रूस, यूरोपीय संघ आदि 35 देशों के सहयोग से फ्रांस में स्थापित किया जाता है।
आगे देखें, इसका लक्ष्य दुनिया के सबसे बड़े टैकोमक का निर्माण करना है। टैकोमक एक चुंबकीय संलयन का उपकरण है और इसे संलयन ऊर्जा की क्षमताओं का दोहन करने हेतु डिजाइन किया गया है। टैकोमक है क्या? टैकोमक सूर्य और तारों को ऊर्जा देने वाले के सिद्धांत पर आधारित होता है। एक बार इसे जरा देखें ध्यान से। जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने क्या बोला था? एक प्रसिद्ध अमेरिकी भौतिक विज्ञानी थे और मैनहट्टन प्रोजेक्ट की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। मैनहट्टन प्रोजेक्ट द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कार्यात्मक परमाणु हथियार विकसित करने अमेरिकी नेतृत्व वाले प्रयास का कूट नाम था। इसके शोध से पहले परमाणु बम का निर्माण में मदद मिली थी। परमाणु बम के जनक के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। इन्होंने फास्ट न्यूटन भौतिकी का भी काम फास्ट न्यूटन भौतिकी पर भी इन्होंने क्या किया था? काम किया था। इसके बाद अगर हम बात करें, परमाणु हथियारों और उनके अनियंत्रित प्रसार के सक्रिय विरोध भी किया गया था। और उसके बाद पर नाभिकीय रिएक्टर संलयन रिएक्टर, दुनिया का सबसे बड़े परमाणु नाभिकीय रिएक्टर संलयन JT60SO1 का जापान उद्घाटन किया गया। 60SA यूरोपीय संघ और जापान के बीच एक संयुक्त पहल है। JT60SA का उद्देश्य क्या है? ITER अनुसंधान में सहयोग करते हुए नाभिकीय संलयन ऊर्जा को विकास देना। नेक्स्ट है आपका काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र, यानी ये भारत के काकरापार में परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो सुर्खियों में क्यों आया, देखते हैं। गुजरात में देश के पहले सबसे बड़े स्वदेशी 700 मेगावाट क्षमता वाले काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र का परिचालन शुरू हुआ है। KKP3 के बारे में देखें, यह देश का तीसरा सबसे बड़े स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है और इसे न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी NPCIL ने विकसित किया है। और इसके दबाव युक्त जल रिएक्टर यानी PHWR का स्वदेशी रूप से विकसित करके सबसे बड़ा संस्करण भी बनाया गया है। इस संयंत्र ने 2020 में अपनी प्रथम क्रिटिकलिटी हासिल कर ली है और इस संयंत्र का सबसे क्रिटिकलिटी प्राप्त करता है। और जब प्रत्येक विखंडन की घटना इतनी पर्याप्त संख्या में न्यूट्रॉन एनर्जी रिलीज करते हैं कि चालू श्रृंखला विक्रिया को जारी रखा जा सकता है। ठीक है, एक बार इसके बारे में जरा देखते हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा 3 चरणों वाले परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम एक दूसरे चरण में है। भारत 3 चरण वाला परमाणु कार्यक्रम क्या है? होमी भाभा ने देश में यूरेनियम संसाधन सीमित भंडार देखते हुए 3 चरणों वाले परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की परिकल्पना की थी, जिसमें क्या क्या कहा गया था? प्राकृतिक यूरेनियम जो होगा PHWR से 0.8 कैपेसिटी फैक्टर का 10 गीगावाट का और थोरियम से चरण 2 तैयार किया जाएगा। चरण 1 में जरा देख लिए, इसमें भारी जल रिएक्टर प्रकृति यूरेनियम ईंधन का उपयोग करते हुए प्लूटोनियम को उत्पादन किया जाएगा। जैसे यूरेनियम का क्षय होगा तो प्लूटोनियम बनेगा। प्लूटोनियम ईंधन चालित फास्ट ब्रीडर्स से थोरियम भी बनाया जा सकता है। और चरण 2 में रूप में प्लूटोनियम प्राकृतिक रूप से यूरेनियम के मिश्रण का उपयोग किया जाएगा। यूरेनियम 233 में परिवर्तन करने के लिए ईंधन के चक्र में शामिल किया जाएगा। और चरण 3 क्या है? यूरेनियम 233 के ब्रीडर्स में ईंधन के रूप में थोरियम और यूरेनियम का मिश्रण प्रयोग किया जाएगा। यूरेनियम 233 में परिवर्तन करके थोरियम यूरेनियम 233 में परिवर्तन करके जो रिएक्टर को शक्ति प्रदान करेगा। यानी होमी भाभा ने 3 चरणों में बताया था। पहले चरण में हमने यूरेनियम का क्षय पोलोनियम बदला, फिर पोलोनियम को थोरियम में बदला और थोरियम से यूरेनियम 233 में परिवर्तित करके एनर्जी को जनरेट किया है। नेक्स्ट है हमारा अगला पॉइंट, प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन के रूप में भी भारी जल का उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है। इसी से जुड़े विकास में KPP यानी काकरापारा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट ने भी क्रिटिकलिटी हासिल कर ली है। KPP4 देश में स्थापित किए जा रहे 700 मेगावाट के 16 स्वदेशी PHWR श्रृंखला का दूसरा है। आगे क्या है? यूरेनियम संबंधित तथ्य। यूरेनियम संवर्धन अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA में रिपोर्ट के अनुसार यूरेनियम का नियर वेपन ग्रेड यूरेनियम भंडारण की बढ़ोतरी की है। वेपन ग्रेड यूरेनियम से तात्पर्य यूरेनियम 233 को 90% से अधिक संवर्धित करने से है। यूरेनियम का संवर्धन खनन में किए गए यूरेनियम के उपयोगी परमाणु ईंधन के बारे में एक प्रक्रिया है। इसके लिए प्राकृतिक यूरेनियम 235 का प्रतिशत बढ़ाया जाता है। प्रकृति में पाए जाने वाले यूरेनियम में श्रृंखला विक्रिया के सक्षम यूरेनियम 235 समस्थानिक आइसोटेप केवल कितने हैं? 0.7% हैं। कितने हैं मित्रों? 0.7% हैं। यूरेनियम का एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला रेडियोधर्मी तत्व है। प्राकृतिक रूप से 99.2% यूरेनियम 238 के रूप में मौजूद है, जबकि शेष हिस्सा अन्य समस्थानिकों में मौजूद जैसे यूरेनियम 235 0.72%, यूरेनियम 234 0.006% है। ठीक है, विद्युत उत्पादन करने के लिए अधिकतम परमाणु रिएक्टर में केवल 3 से 5% यूरेनियम 235 की संवर्धित ईंधन के रूप में जरूरत पड़ती है। इसके बाद जब यूरेनियम 235 को 20% से अधिक संवर्धित किया जाता है तो उससे अत्यधिक यूरेनियम एनर्जी संवर्धित यूरेनियम यानी हाई यील्ड एनर्जी यूरेनियम
को माना जाता है। यूरेनियम 241 के बारे में यदि हम बात करें, पहले अज्ञात रूप से यूरेनियम एक समस्थानिक यूरेनियम 241 की खोज की गई और इसमें परमाणु संख्या 12 और द्रव्यमान संख्या 241 थी। और यूरेनियम प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रेडियोधर्मी तत्व हैं। सैद्धांतिक गणना के अनुसार यदि हम हाफ लाइफ टाइम में 40 मिनट का हो सकता है। इस नए समस्थानिक को मल्टी न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्म नामक एक प्रक्रिया के दौरान खोजा गया था। मल्टी न्यूक्लियन ट्रांसफर में दो समस्थानिकों के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का आदान प्रदान किया जाता है। अब इसके बाद एक अगला सिस्टम आता है जिसे हम बोलते हैं एडवांस लिक्विड प्रोसेसिंग सिस्टम। इसमें देखें, जापान की फुकुशिमा दाइची परमाणु ऊर्जा स्टेशन में संग्रहित रेडियोधर्मी संदूषित जल को एडवांस लिक्विड प्रोसेसिंग सिस्टम के माध्यम से उपचार के बाद प्रशांत महासागर में छोड़ दिया गया। ALPS एक पंपिंग और फिल्ट्रेशन प्रणाली है जिसमें संसूषित जल रेडियो न्यूक्लियोइड को हटाने के लिए रासायनिक अभिक्रिया की एक श्रृंखला का उपयोग किया जाता है। ALPS द्वारा उपचारित किए जाने वाले दूषित जल से सीजियम और स्ट्रोंसियम समय समय पर हटा दिया जाता है। अधिकतम रेडियोधर्मी संबंधी जल प्रदूषण सीजियम और स्ट्रोंसियम ही जिम्मेदार होते हैं। अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में यदि हम बात करें, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल यानी इलेक्ट्रॉनिक वाहन से ग्रिड चार्जिंग क्या है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण इलेक्ट्रॉनिक वाहन से ग्रिड चार्जिंग को बढ़ावा देने के लिए बैटरी मानकीकरण को प्रस्तुत किया गया है। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वाहन स्मार्ट चार्जिंग के माध्यम से सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। स्मार्ट चार्जिंग में मुख्य रूप से द्विदिश यानी बाई डायरेक्शनल चार्जिंग अर्थात वाहन से ग्रिड V2G चार्जिंग शामिल होती हैं और इसे कभी कभी रिवर्स चार्जिंग भी कहा जाता है। CEA की स्थापना विद्युत आपूर्ति अधिनियम 1948 के तहत की गई है। विद्युत अधिनियम 2003 के तहत सौंपे गए कार्यों को संपन्न करने के लिए विद्युत अधिनियम 2003 को विद्युत आपूर्ति अधिनियम 1948 की जगह लागू किया गया है। अब देखें जरा, ग्रिड से क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक वाहन से V2G यानी ग्रिड से यूनिट AC DC और आराम से हाई वोल्टेज बैटरी को चार्ज किया जा सकता है। तो ये ग्रिड से जोड़ने की बात की जा रही है, व्हीकल टू ग्रिड से। ठीक है, आगे क्या है, विखंडन मोलिब्डेनम 99 फ्यूजन मोलिब्डेनम क्या है। हाल ही में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे के परिसर में स्थित मोलिब्डेनम 99 उत्पादन सुविधा केंद्र उद्घाटन किया गया। इसके बारे में देखें, एक ट्रेक्नीशियम 99M TC99mm मूल समस्थानिक आइसोटोप है। यह एक अल्पकालिक गामा उत्सर्जन समस्थानिक है और TC99M का उपयोग कर रोग का पता लगाने और अंगों की संरचना और कार्य के अध्ययन के लिए किया जाता है। TC99M को रासायनिक रूप से छोटे अणु लिगेंड्स और प्रोटीन के रूप में एकत्रित किया जा सकता है और इसलिए परमाणु चिकित्सा प्रक्रियाओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी हैं। TC99M वर्तमान में एकाधिक चरणों की प्रक्रिया के माध्यम से निर्मित होता है और यह प्रक्रिया उच्च संवर्धित यूरेनियम से निहित विखंडनीय यूरेनियम 235 न्यूट्रॉन विकिरण से शुरू होती है। डायरेक्ट मेथनॉल फ्यूल सेल्स क्या हैं, कोबाल्ट और प्लेटिनम के मिश्र धातु में मैग्नीज के साथ मिलाया जाता है और इसे DMFCS में एक प्रभावी उत्प्रेरक के रूप में पाया गया है। DMFCS विद्युत रासायनिक ऊर्जा को रूपांतरित करने वाला एक उपकरण है। यह तरल मेथनॉल के रासायनिक ऊर्जा के सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। DMFCS एक उच्च ऊर्जा घनत्व, अधिक दक्षता और कम परिचालन तापमान होता है और इसके साथ ही परिचालन भी अधिक सुरक्षित होता है क्योंकि ये तरल मेथनॉल पर आधारित हैं। स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करता है। यह विक्रिया के दौरान पैदा होने वाली सभी उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़कर उपयोग किया जा सकता है। उपयोग छोटे वाहनों के वैकल्पिक ऊर्जा और मोबाइल फोन, डिजिटल कैमरा, लैपटॉप और छोटे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की बैटरी के चार्ज के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है डायरेक्ट मेथनॉल फ्यूल सेल्स के रूप में। ठीक है, जब कोबाल्ट और प्लेटिनम की मिश्र धातु को मैग्नीज के साथ मिलाया जाता है तब इसे बनाया जाता है और इसका उपयोग किसके, छोटे वाहनों के वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में हम क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। समझे मित्रों, नेक्स्ट चैप्टर पर चलें। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा डिफेंस यानी रक्षा। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। देखिए जरा आजकल सुर्खियों में क्यों रहा है। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय वायुसेना ने चीन और पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर S-400 मिसाइल यूनिट्स तैनात की हैं। S-400 के बारे में दुनिया का सबसे अत्याधुनिक वायु सुरक्षा प्रणालियों में से एक है। यह लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। इसे एक जगह से दूसरी जगह मोबाइल
यानी एक शहर से दूसरी जगह से ले जाया जा सकता है। इसे रूसी सरकार के स्वामित्व वाले उपक्रम ने विकसित किया है। इसमें ड्रोन, मिसाइल, रॉकेट, यहाँ तक कि लड़ाकू जेट सहित लगभग सभी प्रकार के हवाई हमले के खिलाफ सुरक्षा कवच प्रदान करने की क्षमता है। S-400 मिसाइल की मुख्य विशेषता इस रक्षा प्रणाली में शामिल है कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, स्वचालित ट्रैकिंग, टारगेटिंग सिस्टम, लॉन्चर, सहायक वाहन और इसकी अपनी अलग राडार प्रणाली है। ये प्रणाली 400 किलोमीटर की दूरी हवाई लक्ष्यों को पता लगा सकती है। उल्लेखनीय रूप से इसकी सर्विलांस क्षमता 600 किलोमीटर से भी अधिक है। इसके एक साथ 80 हवाई लक्ष्यों को निशाना साध सकती है और 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक पर लक्ष्य पर क्या कर सकती है, वार कर सकती है। जरा इसको एक बार देखिए। वायु की प्रमुख भारत की रक्षा वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम चौथी पीढ़ी का मेन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। पृथ्वी वायु रक्षा प्रणाली जिसकी रेंज 300 से 2000 किलोमीटर है। उन्नत वायु रक्षा प्रणाली जिसकी रेंज 150 से 200 किलोमीटर है। आकाश शस्त्र प्रणाली वेपन सिस्टम, यह है कम दूरी की सतह पर हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली जिसे DRDO ने डिज़ाइन किया है। आगे देखें जरा S-400 की और क्या विशेषताएं हैं, उसको बार कंप्लीट करते हैं। इसके बाद प्रोजेक्ट कुसा क्या है, इसे जरा समझते हैं। 2028-29 तक लंबी दूरी की सतह पर मार हवा में, सतह से हवा में यानी सरफेस टू एयर मार करने वाली मिसाइल LRSAM रक्षा प्रणाली में तैनात करने के लिए तैयार किया जा रहा है। प्रोजेक्ट कुसा के बारे में इस योजना की रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO के तहत डिजाइन किया गया है और इसे स्टील्थ फाइटर्स, विमान, ड्रोन, क्रूज मिसाइल जैसे हवाई खतरों का पता लगाने, उन्हें नष्ट करने और डिजाइन के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें सतह से हवा में मार करने वाले 3 चरण शामिल हैं। पहला 150 किलोमीटर, दूसरा 250 और तीसरा 350 किलोमीटर की अलग अलग रेंज हैं। विश्व के अन्य प्रमुख एयर डिफेंस सिस्टम, अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम को बात करें, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस संयुक्त राज्य अमेरिका की THAAD एकल आयामी मिसाइल प्रणाली है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह 150 से 200 किलोमीटर की दूरी तक केवल एक प्रकार की ही मिसाइल दाग सकती है। इसके अलावा यह लड़ाकू जेट को भी इंटरसेप्ट नहीं कर सकती। संयुक्त राज्य अमेरिका की पैट्रियट एडवांस कैपेबिलिटी 180 किलोमीटर की रेंज पर हवाई लक्ष्य को भेजने में क्षमता रखती है। नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम में अगर हम बात करें, अत्यधिक अनुकूल योग युद्ध सक्षम मध्यम रेंज की वायु रक्षा प्रणाली है। आयरन होम सिस्टम क्या है? आयरन होम इजराइल की सबसे उन्नत कम दूरी और ज़मीन से हवा में मार करने वाली रक्षा प्रणाली है। इस प्रणाली में शामिल एक डिटेक्शन, ट्रैकिंग राडार, युद्ध प्रबंधन और हथियार नियंत्रण प्रणाली, तामीर, इंटरसेप्टर मिसाइलें आती हैं। आने वाले समय में किसी भी रॉकेट, मिसाइल और मानव रहित वाहन यानी ड्रोन को भी ट्रैक और इसे निष्क्रिय किया जा सकता है। डेविड स्लिंग वायु रक्षा प्रणाली, इजराइल ने हमास के रॉकेट को रोकने के लिए डेविड स्लिंग वायु रक्षा प्रणाली का उपयोग किया था। और डेविड स्लिंग मिसाइल प्रणाली एक मिसाइल फायरिंग यूनिट, एक फायर कंट्रोल राडार, युद्ध प्रबंधन स्टेशन, इंटरसेप्टर शामिल हैं। इसे हवाई और मिसाइल खतरों से बचाने के लिए प्लग एंड प्ले के तौर पर डिजाइन किया गया है। प्लग एंड प्ले की विशेषता ऑटोमेटिक रूप से विभिन्न सिस्टम की पहचानने और कॉन्फ़िगर करने में क्षमता रखती है। यूरोपियन स्काई शील्ड इनिशिएटिव क्या है? ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड में शामिल हो गए हैं। ESS लक्ष्य नाटो के एकीकृत वायु मिसाइल रक्षा और को मजबूत करने के लिए यूरोपीय व वायु मिसाइल रक्षा प्रणाली स्थापित करना है। हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में यदि हम बात करें, ईरान ने स्वदेशी निर्मित अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह का अनावरण किया है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 1400 किलोमीटर है। हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में, ऐसी हथियार प्रणाली जो ध्वनि की गति से 5 गुना तेज यानी मैक 5 रफ्तार से उड़ान भर सकती है। ठीक है, अब मैक को किस प्रकार डिफाइन किया जाता है? जितनी स्पीड होती है उसमें अगर हम साउंड की स्पीड का डिवाइड कर दें तो जो संख्या आती है वो हमारी मैक कहलाती है। ये बात ध्यान रखना। अब यहाँ पे कौन सी मैक सुपरसोनिक होती है, कौन सी ट्रांससोनिक होती है, कौन सी सबसोनिक होती है? जब मैक संख्या 1 से कम हो तो सबसोनिक, जब 1 के बराबर हो ट्रांससोनिक, जब 1 से ज़्यादा हो तो सुपरसोनिक और जब 5 से ज़्यादा हो तो हाइपरसोनिक होती है। ये बात ध्यान रखना मित्रों। ठीक है, हाइपरसोनिक मिसाइलें पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलों की तुलना में बहुत कम ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम होती हैं। हाइपरसोनिक यानी 5 मैक से ऊपर इनका स्पीड होगी। हाइपरसोनिक 2 प्रकार की होती हैं, गाइडेड व्हीकल या निर्धारित लक्ष्य को
और लॉन्च होने के पूर्व तक पारंपरिक रॉकेट के माध्यम से पहले वायुमंडल में प्रवेश करती हैं, फिर उसके बाद गाइड व्हीकल और रॉकेट से अलग होकर इच्छित लक्ष्य की ओर अति तीव्र गति से आगे बढ़ती हैं। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल लक्ष्य निर्धारित हो जाने के बाद मिसाइल उस दिशा में एयर ब्रीथिंग हाई स्पीड इंजन और स्क्रमेजेट में द्वारा संचालित होती हैं। हाइपरसोनिक हथियारों का लाभ हथियार केवल गतिज ऊर्जा यानी गति से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग भूमिगत क्षेत्रों में आसान लक्ष्यों को नष्ट करने हेतु करते हैं। ये मिसाइलें सुदूर रक्षित और टाइम क्रिटिकल खतरों जैसे रोड मोबाइल लॉन्चर के खिलाफ जवाबी लॉन्ग रेंज हमले कर सकती हैं। इसकी उच्च गति और परिवर्तनशीलता की क्षमता के चलते इनका पता लगाना कठिन है। भारत की स्थिति के बारे में बात करें, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल प्रोग्राम के तहत मैक 6 स्क्रैमजेट इंजन की सफलतापूर्वक परीक्षण किया है अब तक भारत ने। और हाइपरसोनिक हथियार कार्यक्रम विकास के लिए अमेरिका, रूस, चीन अग्रणीय हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, भारत, फ्रांस, जर्मनी और जापान भी ऐसी तकनीक विकसित कर रहे हैं। हाल ही में रूस ने यूक्रेन पर हमले में पहली बार एडवांस हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन का भी इस्तेमाल किया है। एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर मिसाइल DRDO ने समुद्र आधारित एंडो एटमॉस्फेरिक अंतः वायुमंडलीय इंटरसेप्टर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है और इसमें इसका प्रयोग है शांतिपूर्ण बैलिस्टिक मिसाइल के खतरे से निपटने के लिए किया जाएगा। ठीक है मित्रों, आगे क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल क्या अगर हम पथ देखें तो कैसा पथ होता है? बैलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपित पथ का अनुसरण करती है। बैलिस्टिक मिसाइल चपाकार यानी परवलाकार, इसे बोल सकते हैं पैराबोलिक, परवलाकार का अनुसरण करती है और रॉकेट चरण में आरंभिक चरण में रॉकेट बूस्टर के माध्यम से निश्चित ऊंचाई तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद बूस्टर अलग हो जाते हैं और मिसाइल का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की ओर तेजी से गिरने लगती है। अंतर महाद्वीपीय यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कितनी दूरी पर? 5,500 यानी 5500 किलोमीटर से अधिक रेंज होती है। वायुमंडल से बाहर जाकर पुनः वायुमंडल में प्रवेश करके लक्ष्य पर हमला करती है। वहीं क्रूज मिसाइल के बारे में बात करें, इम्पैक्ट का समय तक स्वचालित होती है, निर्देशित यान होता है और अधिकतम उड़ान पथ के लिए वायुगतिकी यानी एरोडायनेमिक लिफ्ट के माध्यम से उड़ान बनाए रखती है और ये पृथ्वी के वायुमंडल के भीतर उड़ान भरती है। जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल एक कैसी मिसाइल है? आपकी क्रूज मिसाइल है। ये देखिए हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ये है उसका पथ। ठीक है, इसके बाद अगर हम हाइपरसोनिक बूस्ट मिसाइल देखें तो ये है उसका पथ। इसके बाद हम बैलिस्टिक मिसाइल देखें तो ये है उसका पथ। पहले वायुमंडल से ऊपर जाएगी, फिर वायुमंडल में पुनः प्रवेश करेगी। ठीक है, अब सुर्खियों में रहे अन्य महत्वपूर्ण मिसाइलें क्या हैं? प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल, भारत ने प्रलय मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, विकसित DRDO ने किया है। रेंज 150 से 500 किलोमीटर, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। सतह से यानी सरफेस टू सरफेस भार ले जाने में 500 से 1000 किलोग्राम तक। इसमें ठोस ईंधन प्रणोदक सॉलिड फ्यूल प्लांट होता है। पृथ्वी डिफेंस व्हीकल पर आधारित है ये भी। ठीक है, अस्त्र मिसाइल के बारे में यदि हम बात करें, क्या है अस्त्र मिसाइल? हल्के लड़ाकू विमान तेजस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया और यह अनुसंधान DRDO द्वारा किया गया है। बियॉन्ड विजुअल रेंज वाली हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। तेजी से हवाई मार्ग बदलने वाले सुपरसोनिक विमानों को पता लगाने और नष्ट करने में डिजाइन किया गया है। यह सभी मौसमों में दिन और रात में भी कार्य कर सकती है। इसे लड़ाकू विमानों से भी दागने के लिए डिज़ाइन किया गया है। रेंज MK1 संस्करण के लिए 80 से 110 किलोमीटर, MK2 संस्करण के लिए 160 किलोमीटर है। ऊंचाई 20 किलोमीटर तक है और अधिकतम गति 4.5 मैक है। ठीक है, आगे स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। भारतीय वायुसेना को इजरायली स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें प्राप्त हो गई हैं और स्पाइक यानी NLOS, ठीक है, को रूसी मूल की Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर के बेड़े के साथ एकीकृत किया जाएगा। स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट के बारे में यदि हम बात करें, यह स्पाइक इस मिसाइलों की छठी पीढ़ी है और लंबी दूरों पहाड़ी को पीछे छुपे शत्रुओं के ठिकानों को नष्ट करने में भी सक्षम है। मारक क्षमता 30 किलोमीटर तक है। हल्की और अगर हम इसको बोलें तो फायर एंड फॉरगेट के सिद्धांत पर काम करती है। इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिकल प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है।
और जो ड्रोन है, ड्रोन मानव रहित हवाई विमान होता है, ये तो पता ही होगा आप लोगों को, यानी अनमेन्ड एरियल व्हीकल्स होते हैं। ये टैक्टिकल एयरबोर्न प्लेटफॉर्म फॉर एरियल सर्विलांस बियॉन्ड हॉराइजन। भारतीय नौसेना डीआरडीओ के दूरस्थ ग्राउंड स्टेशन आईएनएस सुभद्रा और टीएपीएएस यूएवी कमान व नियंत्रण क्षमताओं को सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। तपस BS-201 को स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है और यह मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडुरेंस मानव रहित वाहन विमान जिसे इसे रुस्तम सेकंड के नाम से जाना जाता था, इसे बेंगलुरु स्थित एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट सिस्टेमेंट ADE द्वारा विकसित किया गया है। ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर DRDO ने FWTD का सफल परीक्षण किया है। FWTD एक प्रकार के स्वदेशी उच्च गति वाला फ्लाइंग विंग मानव युक्त हरित रहित वाहन UAV है और यह टेललेस कॉन्फ़िगरेशन वाला फिक्स्ड विंग आधारित विमान है। इसके मुख्य विंग्स पेलोड रखने और अधिक ईंधन रोस्टर स्टोर की जगह होती है। भविष्य में विकसित किए जाने वाले मानव रहित लड़ाकू वाहनों पर एक लघु आकार वाला संस्करण है। DRDO ने वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान से इसे डिज़ाइन और विकसित किया है। यह ग्राउंड राडार अवसंरचना पायलट की आवश्यकता के बिना सर्वेक्षण के लिए कोऑर्डिनेट के साथ किसी भी रनवे पे टेक ऑफ व लैंडिंग कर सकता है। इसके लिए GPS एडेड GEO ऑर्गुमेंट्स नेविगेशन यानी गगन का उपयोग किया जाता है। ग्राउंड राडार इंफ्रास्ट्रक्चर पायलट की आवश्यकता के बिना ऑटोनोमस लैंडिंग करने में सक्षम है। इस परीक्षण के साथ भारत फ्लाइंग विंग तकनीक में महारत हासिल करने वाला दुनिया के चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है। इसे गोपनीय स्टील्थ लड़ाकू ड्रोन के लिए में उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, रिपर के बारे में बात करते हैं। MQ-9B रिपर क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को 31 US MQ-9B प्रेडेटर रिपर ड्रोन देने की मंजूरी दे दी है। उपग्रह की मदद से संचालित किया जा सकता है। ये एक बार में 30 घंटे से अधिक उड़ान भर सकते हैं। असैन्य विमान के साथ सुरक्षित रूप से एकीकृत किया जा सकता है। इससे संयुक्त बलों और असैन्य अधिकारियों के रियल टाइम आधार पर परिस्थितियों के बारे में सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं। यह समुद्री खुफिया सूचनाएं जुटाने, टोह लेने और निगरानी करने वाली क्षमताओं से लेस हैं। इसे महासागर की सतह के ऊपर और नीचे रियल टाइम में खोज करने में, गश्त लगाने में क्षमताओं से भी लैस है। इसके अलावा भारतीय नौसेना ने MQ-9B सी गर्जियन को सोनोबुई यानी पानी के भीतर ध्वनिक तरंगों का पता लगाने और इस्तेमाल किए जाने से लैस करने की योजना बनाई है। MQ-9B के 2 वेरिएंट हैं, स्काई गार्डियन और सी गार्डियन समुद्री वेरिएंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम आगे। विमान यानी हेलीकॉप्टर MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर। भारतीय नौसेना ने USA से छठा MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर प्राप्त कर लिया है। यह देखें जरा, निर्माण लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन ने किया। यह सभी मौसम में उड़ान भरने वाला एक हेलीकॉप्टर है। इससे अत्याधुनिक वैमानिकी और सेंसर से लैस किया गया है। इसे एक साथ कई मिशनों को संपन्न करने के लिए डिज़ाइन किया गया। मुख्य विशेषताएं: एक बहुआयामी प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। यह साधारण एंटी सबमरीन वॉरफेयर निगरानी, एंटी शिपिंग खोज और बचाव क्षमताओं के लिए जाना जाता है। ध्रुवोत उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर देखते हैं। ध्रुव एक सरकारी विनियामकी संस्थान के अनुसार ध्रुव हेलीकॉप्टर सुरक्षा प्रणाली में अपग्रेड की आवश्यकता है और यह बहु भूमिका और बहु मिशन वाला नई पीढ़ी का हेलीकॉप्टर है। असैन्य और सैन्य दोनों तरह से इसकी भूमिका निभाने में सक्षम है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड स्वदेशी डिज़ाइन द्वारा विकसित किया गया है। सभी मौसम में परिचालित होने में सक्षम 2 शक्ति इंजनों द्वारा संचालित हल्का लड़ाकू विमान LCA तेजस। LCA तेजस ने भारतीय वायुसेना की 7 साल की सेवा पूरी कर ली है और 4.5 पीढ़ी के तथा हर मौसम के लिए उपयुक्त बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान तेजस विमान आक्रामक हवाई सहायता, नज़दीकी युद्धक जमीन हमले के बारे करने में सक्षम है। इसे वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान ने डिज़ाइन किया है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में निर्मित किया गया है। मुख्य विशेषताएं क्या हैं? यह अपनी उड़ान में सबसे छोटा और हल्का विमान है। उड़ान के दौरान ईंधन भरने में सक्षम है। अत्याधुनिक सैटेलाइट की सहायता से
प्राप्त इनर्शियल नेविगेशन प्रणाली से युक्त है। नेक्स्ट है हमारा लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर यानी LCH प्रचंड। क्या है इसमें जरा देखते हैं। इंडियन आर्मी द्वारा स्वदेशी निर्म रूप से विकसित LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर में लगे रॉकेट और टर्रेट गन्स का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। 2022 में भारतीय वायुसेना में इसे शामिल किया गया था। LCH प्रचंड एक बहुउद्देशीय लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने डिजाइन और विकसित किया है। अपनी श्रेणी का विश्व का एकमात्र लड़ाकू हेलीकॉप्टर जो 5000 मीटर की ऊंचाई पर लैंड और टेक ऑफ करने में सक्षम है। हवा से जमीन और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल दागने में सक्षम है। यह शक्ति इंजन 5.8 टन ट्विन्स इंजन संचालित है और इसके मुख्य रूप से अधिक ऊंचाई वाले सियाचिन ग्लेशियर में तैनात करने में के लिए डिजाइन बनाया गया है। पनडुब्बी सबमरीन से प्रोजेक्ट 75 इंडिया से P-75 पनडुब्बी कार्यक्रम प्रोजेक्ट 75 P-75 इंडिया परियोजना 75 की जगह शुरू की गई है और P-75 30 वर्षीय पनडुब्बी निर्माण योजना का हिस्सा 2030 में समाप्त होगा। P-75 के लिए भारतीय बोलीदाता कंपनी को एक विदेशी सहयोगी के साथ गठजोड़ करना आवश्यक है। प्रोजेक्ट 75 पनडुब्बियों की 2 श्रेणियां में से एक है। अन्य श्रेणी P-75 और विदेशी कंपनियों के लिए तकनीक मदद करने के लिए स्वदेशी पनडुब्बी निर्माण योजना का हिस्सा है। P-75 के तहत कलवरी, खंडेरी, करंज, बगीर, वेला नौसेना में शामिल लिए गए हैं। P-75I के तहत 6 पारंपरिक पनडुब्बियों का निर्माण बनाया गया है और सेंसर हथियार एयर डिफेंस प्रोजेक्ट सिस्टम के रूप में प्रयुक्त की जाएंगी। INS इम्फाल क्या है। रक्षा मंत्रालय ने 12706 यानी 1270 इम्फाल युद्धपोत क्रेस्ट का अनावरण किया। इम्फाल प्रोजेक्ट 15B के तहत बनाए जा रहे 4 स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसों में से एक तीसरा है। प्रोजेक्ट 15B पिछले दशकों में नौसेना में शामिल कोलकाता श्रेणी विध्वंसक 15A का अनुवर्ती है। प्रोजेक्ट के तहत बनाए गए अन्य 2 विध्वंसक युद्धपोत INS विशाखापट्टनम और INS मोर्मुगाओ गाओ का भारतीय नौसेना युद्धपोत डिज़ाइन ब्यूरो ने डिज़ाइन किया है और इसका निर्माण मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL ने किया है। यह एक शक्तिशाली और बहुउपयोगी प्लेटफॉर्म है। सतह से हवा में मार करने में मिसाइल प्रतिरोधी मिसाइलों को टॉर्पीडो सहित अत्याधुनिक हथियारों व सेंसरों से लैस है। हाल ही में महेंद्रगिरी युद्धपोत की कमीशन पर भी किया गया है और प्रोजेक्ट 17A नीलगिरी वर्ग का हिस्सा है। ठीक है। 17A प्रोजेक्ट क्या है। शिवालिक क्लास युद्धपोत का अनुवर्ती वर्ग है और 17A बेहतर स्टील फीचर्स, उन्नत हथियार और सेंसर प्लेटफॉर्म सिस्टम है। 17A भारतीय नौसेना वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो ने स्वयं डिज़ाइन किया है। धनुष आर्टिलरी गन क्या है। 155 mm लंबी और 45 कैलिबर वाली आर्टिलरी गन है। रेंज 36 किलोमीटर है जिसे विशेष गोला बारूद से लैस होकर 38 किलोमीटर तक की रेंज का भी प्रदर्शन किया गया। यह स्वदेश निर्मित विकसित लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली पहली आर्टिलरी गन है। विशेषताएं इसमें क्या हैं। इनिशियल नेविगेशन आधारित सिस्टम ऑटो लोइंग सुविधा युक्त है। ऑनबोर्ड बैलिस्टिक कम्युनिकेशन कंप्यूटेशन है और सेल्फ प्रोपल्सन यूनिट इसे युद्ध क्षेत्र में स्वयं को सक्रिय करने की सुविधा प्रदान करता है। क्लस्टर बम के बारे में USA ने नए सहायता पैकेज के तहत यूक्रेन को क्लस्टर बमों की आपूर्ति के निर्णय लिया है। क्लस्टर बम ऐसे कनस्तर होते हैं जो 10 से लेकर सैकड़ों छोटे बम को ले जा सकते हैं। इन्हें सब म्यूशनल भी कहा जाता है। इन कनस्तरों का विमान से गिराया जा सकता है, मिसाइलों से लॉन्च किया जा सकता है या तोप, नौसैनिक गन और रॉकेट लॉन्चर से दागा जा सकता है। ये कनस्तर लक्षित क्षेत्र के आधार पर एक निर्धारित ऊंचाई पर खुल जाते हैं। इनका टाइमर की मदद से जमीन या करीब या जमीन का विस्फोट किया जा सकता है। निराक्षी क्या है। भारत की अपनी तरह का पहला ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल निराक्षी लॉन्च किया। इसका उपयोग खदान का पता लगाने, खदानों में बंद करने, जल के नीचे सर्वेक्षण के लिए प्रयोग किया जाएगा। पानी के अंदर 4 घंटे तक रह सकता है। 300 मीटर की गहराई तक जा सकता है। गर्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर लिमिटेड और MSME संस्थान एरोस्पेस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से विकसित किया गया है। वारुणास्त्र क्या है। भारतीय नौसेना द्वारा लाइव वॉरहेड वारुणास्त्र का समुद्र के भीतर स्थित
लक्ष्य विरुद्ध सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। यह पोत प्रक्षेपित किए जाने वाला पनडुब्बी रोधी टॉर्पीडो है और स्वदेशी रूप से तैयार विकसित किया गया। डीआरडीओ के विजाग स्थित नेवल साइंस टेक्निकल लेबोरेटरी द्वारा डिजाइन भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। युद्धक क्षमताओं से युक्त है। इसकी अधिकतम गति 40 समुद्री मील है और इसकी अधिकतम परिचालन गहराई 600 मीटर है, अर्थात यह 600 मीटर की गहराई तक टारगेट को लक्षित कर सकता है। थर्मोबैरिक बम क्या है? थर्मोबैरिक बम, इसको देखते हैं। एक मानवाधिकार समूह ने म्यांमार की सेना पर थर्मोबैरिक बम का उपयोग का आरोप लगाया है। थर्मोबैरिक बम के बारे में, थर्मोबैरिक बम को वैक्यूम या एरोसेल बम अथवा फ्यूल एयर एक्सप्लोसिव भी कहा जाता है। एक थर्मोबैरिक बम में 2 अलग अलग विस्फोटक चार्ज के साथ एक फ्यूल कंटेनर होता है। जब यह अपने लक्ष्य से टकराता है तो पहला विस्फोटक चार्ज कंटेनर को खोलता है और फ्यूल मिश्रण को व्यापक रूप से बादल के रूप में फैला देता है। एक दूसरा विस्फोटक चार्ज तब उस बादल में विस्फोट करता है जब उसके परिणाम स्वरूप एक बड़ा आग का गोला, एक विशाल विस्फोट की लहर निर्वात उत्पन्न होता है और आसपास के संपूर्ण ऑक्सीजन को सोख लेती है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रोजेक्ट संजय क्या है। प्रोजेक्ट थल सेना प्रोजेक्ट संजय के तहत एक नई युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली बनाने का काम कर रही है, जिसे बीएसएस की सहायता सभी युद्ध क्षेत्र के लिए निगरानी केंद्र बनाने का लक्ष्य है। यह प्रणाली हजारों सेंसर को एकीकृत करेगी और सभी स्तरों पर कमांडर्स और कार्मिक एकीकृत निगरानी की तस्वीर प्रदान कर सकेगी और इसके अतिरिक्त आर्टिलरी कॉम्पैक्ट कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के साथ एकीकृत करके सेंसर शूटर ग्रिड का उपयोग को पूर्ण करेगी। ठीक है, प्रोजेक्ट संजय। आगे क्या है? अगला है हमारा अवार्ड और पुरस्कार। किसे क्या दिया गया है जरा इसको देखते हैं। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2023 इलेक्ट्रॉन की गतिकी यानी इलेक्ट्रोडायनेमिक के अध्ययन करने के लिए प्रकाश के एंटोसेकेंड पल्सेस उत्पन्न करने वाली प्रयोगात्मक विधियों की खोज हेतु दिया गया। पुरस्कार विजेता पियरे एगोस्टिनी, फेरेंग कॉज और एनी एल ह्यूलर हैं। एनी एल ह्यूलर भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली 5वीं महिला हैं। कौन सी महिला हैं? 5वीं महिला, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ओवरटोन क्या होता है? प्रकाश की ऐसी तरंग होती है जिसकी तरंग दैर्घ्य मूल विकिरण के पूर्णांक अंश यानी इंटीजर फ्रैक्शन होती है। उदाहरण के लिए यदि मूल विकिरण तरंग 100 है तो ओवरटोन तरंग 10, 25 और 50 होगी। ठीक है, टोन, गिटार का तरंग टोन ओवरटोन 2 बन गई, फिर 2, फिर 3। तो फंडामेंटल टोन प्रत्येक चक्र में ओवरटोन कई चक्र होते हैं। प्रकाश तरंग में ओवरटोन उपयुक्त तरीके से की जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डायनेमिक देखते हैं। परमाणुओं और अणुओं के भीतर इलेक्ट्रॉन्स के व्यवहार एवं उनकी गति को इलेक्ट्रॉन गतिकी कहते हैं। परमाणुओं के अंदर गतिविधियां अत्यंत सूक्ष्म टाइम स्केल में गठित होती हैं। परमाणु 1 सेकेंड के अरबवें हिस्से के 10 लाखवें हिस्से की गति कर सकते हैं और घूम सकते हैं। इस टाइम स्केल को फेम्टो सेकेंड कहते हैं। 1 फेम्टो सेकेंड में 10⁻⁻15 के बराबर होता है। इस खोज से पहले तक परमाणु के अंदर गतिविधियों का अध्ययन फेम्टो सेकेंड पल्सेस के जरिए किया जाता था। इलेक्ट्रॉन्स एंटो सेकेंड की गति इसलिए अध्ययन करना काफ़ी मुश्किल है कि इसकी खोज से पहले तक परमाणु के अंदर गतिविधियों का अध्ययन फेम्टो सेकेंड पल्सेस के जरिए किया जाता था। इसलिए इलेक्ट्रॉन्स गतिविधियों को कैप्चर करना कठिन बना हुआ है। गौरतलब है कि एंटो सेकेंड फेम्टो सेकेंड से भी छोटा टाइम स्केल होता है। प्रकाश की सबसे लघु अवधि वाली पल्सेस की मदद से इलेक्ट्रॉन्स की दुनिया को समझना आसान किया गया है। ठीक है, जब एक लेजर प्रकाश की किसी माध्यम से गुजरता है तो गैस के परमाणु पराबैंगनी ओवरटोन्स उत्पन्न करते हैं और सटीक दशाओं में इन ओवरटोन्स को अलग अलग चरण हो सकते हैं। जब ओवरटोन्स के साथ मिलकर जुड़ जाता है तो एंटो सेकेंड पल्सेस उत्पन्न होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ब्रह्मांड के निर्माण की आज तक जितने एंटो सेकेंड गुजरे हैं उतने सेकेंड के 1 सेकेंड में विभाजित होने पर साइमान समय या मान
टाइम स्केल प्राप्त होगा। 1 एंटोसेकेंड होता है, अतः 1 एंटोसेकेंड 1 सेकेंड का 18वां हिस्सा होता है, 10⁻18। ठीक है। इस खोज को चुनौती कैसे काम प्रकाश में एंटोसेकेंड पल्सेस उत्पन्न करना, एनी एल ह्यूलियर और उनके सहयोगी ने नोबल गैस के माध्यम से अवरक्त लेजर प्रकाश को प्रवाहित किया और इसके परिणाम स्वरूप कई अलग अलग ओवरटोन उत्पन्न किए। इससे प्रकाश की सबसे छोटे टाइम स्केल पल्सेस का निर्माण हुआ और जो पहले संभव नहीं था। एक ओवरटोन शिखर दूसरे ओवरटोन के शिखर आपस में जुड़ते हैं तो संपोषी यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस गुजरते हैं तो परिणाम स्वरूप एक बड़े शिखर का निर्माण होता है। इसी तरह एक ओवरटोन का शिखर दूसरे ओवरटोन के गर्त से आपस में मिलते हैं तो विनाशी यानी डिस्क्रप्टिव इंटरफेरेंस से गुजरते हैं और इसके परिणाम स्वरूप तरंगें एक दूसरे को क्या कर देती हैं, निष्प्रभावी कर देती हैं, अर्थात एक सरल रेखा शीर्ष और गर्त के बिना प्रवाहित होने लगती है। इस तरह से काफ़ी अधिक संख्या में ओवरटोन जुड़कर भौतिकी विज्ञान के कुछ एंटोसेकेंड के लिए प्रकाश पल्स उत्पन्न करते हैं। पल्स ट्रेन उत्पन्न करना पिएरे एगोस्टोनी फेरेंके क्रूज ने एंटोसेकेंड पल्स की श्रृंखला की सफलतापूर्वक उत्पन्न और सत्यापित किया था। इस श्रृंखला से तात्पर्य पल्स के बाद अंतराल और उसके बाद एक और पल्स और उसके बाद फिर अंतराल के साथ ही यही क्रम चलते जाने से है। वैज्ञानिकों ने 43 एंटोसेकेंड की एक छोटी पल्स उत्पन्न की है। पल्सेस का उपयोग परमाणु और अणुओं में इलेक्ट्रॉन गतिकी के अंदर प्रक्रियाओं के कैप्चर करने के लिए किया जा सकता है। चिकित्सीय निदान इसकी सहायता से शरीर में किन्हीं विशेष परमाणु अणुओं की उपस्थिति की जांच की जा सकती है। अल्ट्रा फास्ट इलेक्ट्रॉनिक्स का विकास इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और स्पेक्ट्रोस्कोपी में किया जा सकता है। पदार्थ विज्ञान यानी मेटल साइंस में इलेक्ट्रॉनिक्स और उत्प्रेरक जैसे इलेक्ट्रॉनों का सटीक नियंत्रण किया जाता है। एंटोसेकेंड में एस्ट्रोलॉजी समय निर्धारण की सटीकता में सुधार किया जा सकता है। रसायन विज्ञान का नोबेल जरा देखें। यह पुरस्कार क्वांटम डॉट्स की खोज और विकास के लिए किया गया। पुरस्कार विजेता मोंगी जी बवेंडी और लुइस ई बोरोस और एलेक्सी एक्इमोव क्वांटम डॉट्स के बारे में यदि हम बात करें, मानव निर्मित अर्धचालक कण होते हैं जिनका आकार सामान्यतः 10 नैनोमीटर से अधिक नहीं होता। दूसरे शब्दों में कहें तो क्वांटम डॉट्स ऐसे नैनो पार्टिकल्स होते हैं जो आकार में इतने छोटे हैं कि उनका आकार उन्हें गुणों को निर्धारित करता है। नैनो स्केल पर क्वांटम फिजिकल फोर्सेस के कारण पदार्थ या मटेरियल नए विशिष्ट गुण प्रदर्शित करते हैं। QDS कृत्रिम परमाणुओं या अशून्य आयामी इलेक्ट्रॉन प्रणालियों के रूप में जाना जाता है। जब पार्टिकल केवल कुछ नैनोमीटर व्यास के होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए उपलब्ध स्थान संकुचित हो जाता है और इसके चलते पार्टिकल्स में ऑप्टिकल गुण प्रभावित हो जाते हैं। ठीक है। बड़े आगे क्वांटम डॉट्स के गुण क्वांटम परिरोध यानी क्वांटम कन्फिनमेंट प्रदर्शित करते हैं और इसके चलते क्वांटम डिस्ट्रिक्शंस यानी डॉट्स में ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट संबंधी विशिष्ट गुण होते हैं। फ्लोरेसेंस क्या होता है? जब क्वांटम डॉट्स किसी बाहरी विद्युत या प्रकाश स्रोत से प्रदीप्त किया जाता है तब वे विशिष्ट तरंगदैर्घ्य के फोटोन उत्सर्जित करते हैं। ट्यूनेबल इमिशन क्वांटम डॉट्स अपने आकार के आधार पर अलग अलग रंगों में प्रकाश उत्सर्जित कर सकते हैं और इस गुण को साइज ट्यूनेबल एमिशन कहा जाता है और इस व्यापक रूप से उपयोग डिस्प्ले प्रौद्योगिकी या बायो इमेजिंग भी किया जाता है। फोटो स्टेबिलिटी पारंपरिक ऑर्गेनिक डाई की तुलना में क्यूडिट्स में प्रकाश विरंजन और फोटो ब्लिंचिंग प्रतिदीप्त की संभावना कम होती है और इसके चलते ये इमेजिंग जैसे लाइव सेल इमेजिंग का उपयोग किए जाने में उपयुक्त होते हैं। पदार्थ की विविधता क्वांटम डॉट्स अलग अलग अर्धचालक पदार्थों जैसे कैडमियम सेलेनाइड और लेड सल्फाइड या इंडियम आर्सेनाइड आदि से बनाया जा सकता है। इनमें से प्रत्येक के कुछ विशिष्ट गुण होते हैं। बायोकम्पैटिबिलिटी कुछ क्वांटम डॉट्स बायोकम्पैटिबल होते हैं जिसका अर्थ यह है कि उनका जीवित कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाए बिना मानव के उपचार करने और जैविक अनुसंधान में किया जा सकता है। यह गुण बायो इमेजिंग और शरीर में निर्धारित स्थानों या कोशिकाओं तक दवा के पहुंचाने में सहायक होता है। नोबेल विजेताओं के 1980 के दशक में एलेक्सी एक्इमोव ने रंगीन कांच यानी साइज डिपेंड्स
क्वांटम इफेक्ट, आकार के आधार पर क्वांटम प्रभाव उत्पन्न करने में सफलता हासिल की। इसके बाद लुई ई ब्रूस ने दुनिया के पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने किसी तरल पदार्थ के कणों में साइज डिपेंडेंट क्वांटम इफेक्ट सिद्ध किया। 1993 में मैंगाजी बोवेंडी द्वारा अत्यंत विशिष्ट आकार के प्रकाश संबंधी उच्च गुणवत्ता वाले क्वांटम डॉट्स बनाने की तकनीक विकसित की है। क्वांटम डॉट्स होते क्या हैं? बायो इमेजिंग, मेडिसिन, रिसोर्सेज, बायो लेवल्स में क्वांटम क्यूबिट्स और के रूप में कार्य कर सकता है। फोटोवोल्टिक सेल्स और सोलर कंस्ट्रक्शन में कार्य कर सकता है। और ऑगमेंटेड रियलिटी क्वांटम डॉट लाइट इमिटिंग डायोड में प्रयोग कर सकता है। फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार देखते हैं। क्या है पुरस्कार? न्यूक्लियोसाइड बेस मॉडिफिकेशन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खोजों के लिए 2023 में नोबेल पुरस्कार दिया गया, और ये दिया गया कैटालिना कॉर्की और डी ड्रू बीसमैन को। क्या है? एमआरएनए या मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड के बारे में डीएनए में हमारे शरीर की सभी आनुवंशिक जानकारियों को संग्रहित होती हैं। एमआरएनए इस आनुवंशिक जानकारी को निर्देश और सेट के उपयोग में कोशिकाओं तक पहुंचाता है। इन निर्देशों के आधार पर कोशिकाएं प्रोटीन का निर्माण करती हैं। आरएनए 4 न्यूक्लियोसाइड क्षार या बेस होते हैं। इन्हें संक्षिप्त रूप से एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन और साइटोसिन के नाम से भी जाना जाता है। डीएनए पाए जाने वाले एडेनिन, थाइमिन और ग्वानिन या साइटोसिन के रूप में आनुवंशिक कोड के अक्षर हैं। एमआरएनए वैक्सीन के कार्य प्रणाली, प्रयोगशाला में एमआरएनए का निर्माण करके एमआरएनए वैक्सीन बनाई जाती है और ये कोशिकाएं के निर्धारित प्रोटीन या प्रोटीन के एक खंड का निर्माण करने में उत्प्रेरित करती हैं। इस प्रोटीन के चलते हमारे शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली जवाबी कार्रवाई करने में सक्रिय हो जाते हैं। इन विट्रो ट्रांसक्राइब्ड एमआरएनए या सिंथेटिक आरएनए संश्लेषित रूप होता है। इसका उपयोग एमआरएनए आधारित टीकों के बनाने में किया जाता है और इसका निर्माण जीवित कोशिकाओं के बाहर किया जाता है। प्रतिरक्षा प्रणाली यह जवाबी कार्रवाई जो एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं हमें तुरंत बीमार होने से बचाने में मदद करती हैं। साथ ही हमारे शरीर में उक्त रोगजनकों के याद रखता है और इसके चलते भविष्य में प्रतिरोधक क्षमता निर्मित हो जाती है। एमआरएनए या मैसेंजर आरएनए टीकों के तेज़ी से टीका विकास करने में अवसर प्रदान किया जाता है, लेकिन इसमें कुछ चुनौतियां भी मौजूद हैं। नोबेल पुरस्कार विजेताओं की खोज में इन चुनौतियों का समाधान किया गया। नोबेल पुरस्कार विजेताओं के कार्य क्या हैं? इन विट्रो ट्रांसक्राइब टीकों की जुड़ी समस्याएं, अस्थिरता। इन विट्रो ट्रांसक्राइब्ड के शरीर में डिलीवर करने के लिए अस्थिर चुनौतीपूर्ण माना जाता है। एमआरएनए के शरीर में डिलीवरी करने के लिए एडवांस डिलीवरी सिस्टम की आवश्यकता थी। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, कोशिकाओं इन विट्रो एमआरएनए को एक आक्रामक बाह्य तत्व के रूप में देखती है और इसके बाद ये कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं। इन्फ्लेमेटरी सिग्नल मॉलिक्यूल्स को रिलीज़ करती हैं। कोशिकाओं को ऊतक प्रभावी प्रोटीन का निर्माण करने। उन्हें सवाल किया कि इन विट्रो ट्रांसक्राइब्ड को मानव शरीर आक्रामक तत्व के रूप में क्यों देखता है जबकि स्तनधारी कोशिकाओं में प्राप्त एमआरएनए के मामले में ऐसा नहीं है। अलग अलग रिएक्शन के कारण ये हैं कि स्तनधारी कोशिकाओं में एमआरएनए जब शरीर में प्रवेश कराया जाता है तो रासायनिक परिवर्तन होता है जिसके कारण शरीर के विरुद्ध कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं होती, जबकि इसके विपरीत जब संश्लेषित एमआरएनए शरीर में प्रवेश कराया जाता है तो अपरिवर्तित रहता है और अर्थात इसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है जिसके कारण शरीर के विरुद्ध प्रतिक्रिया करता है, क्योंकि शरीर इसे आक्रामक बाह्य तत्व के रूप में देखता है। इससे उन्हें पता चला कि कुछ महत्वपूर्ण गुणों के कारण संश्लेषित एमआरएनए स्तनधारी कोशिकाओं को प्राप्त एमआरएनए से अलग है। ठीक है, महत्व क्या है इसका? कॉरिको और बिस्मैन ने पता था कि स्तनधारी कोशिकाओं से प्राप्त आरएनए न्यूक्लियोसाइड के बेस अक्सर रासायनिक रूप से परिवर्तित होते हैं। परिकल्पना यह की गई कि उन्होंने परिकल्पना में परिवर्तित होने के बारे में क्षार के प्रयोगशाला में निर्मित इन विट्रो अनुपस्थिति में इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन को व्याख्या कर सकती हैं। परीक्षण के दौरान उन्होंने क्षार में विशिष्ट रासायनिक परिवर्तन के साथ एमआरएनए में कई वेरिएंट तैयार किए और इन सभी एमआरएनए को उन्होंने एक एक करके डेंड्रिकेट कोशिकाओं तक डिलीवर किया। परिणाम, इन परीक्षणों से प्राप्त परिणाम अत्यंत महत्वपूर्ण थे क्योंकि जब एमआरएनए क्षारों में परिवर्तन किया गया तो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन लगभग समाप्त हो गया। खोज, इसका उपयोग तेज़ी से वैक्सीन बनाने व्यापक उपयोग में किया जाता है। उदाहरण के लिए फाइजर बायोटेक्निक मॉडर्ना द्वारा विकसित एमआरएनए का टीका था।
कोविड में अगर हम देखें, जियो कोविड डी दुनिया की पहली और भारत की स्वदेश निर्मित विकसित डीएनए वैक्सीन थी। कोरबैक्स एम यह भारत की फली प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है। जीमोकोविक यह दुनिया की पहली और भारत की स्वदेशी विकसित एमआरएनए वैक्सीन है। और जीईएम कोविक ओएम लियोफाइड फ्रीज वैक्सीन, जिसे ट्रोपिस नामक डिवाइस द्वारा त्वचा के माध्यम से दिया जाता है और इसके इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। इनकोविक-सी यह विश्व की पहली और भारत की स्वदेश में विकसित इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन है। इस क्षेत्र में जुड़े महत्वपूर्ण घटनाक्रम माइक्रो आरएनए यानी mRNA क्या है? अमेरिका में हुए हाल ही के अध्ययन से पता चला कि LET नामक mRNA कैंसर से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। माइक्रो आरएनए छोटे और अत्यधिक संरक्षित गैर कोडिंग अणु होते हैं। यह प्रोटीन उत्पादन रोकने के लिए मैसेंजर को निष्क्रिय करके जीन एक्सप्रेशन को नियंत्रित करते हैं। जीन एक्सप्रेशन यह एक प्रक्रिया है जिसके तहत एन्कोड की जानकारी का कार्य में बदल जाता है। मनुष्य शरीर में यूकेरियोट्स पाए जाते हैं और mRNA मानव जीवन में 1 से 5% हिस्सा कम से कम 30% प्रोटीन कोडिंग करने वाले जीन्स नियंत्रित होते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे शोधकर्ताओं ने पहली बार किसी विलुप्त प्रजाति तस्मानिया बाघ और mRNA को संक्रमित किया है। इस अनुक्रमण से प्रजातियों में उपापचय विनियमित यानी ऑक्सीडेंट की संबंधित जानकारी मिलेगी और इससे पूर्व नई महामारियों के कारणों में की जानकारी का मदद मिलेगी। इम्यून इम्प्रिंटिंग हो जाएगी। SRS कोविड-2 के प्रति रोगी की एंटीबॉडी प्रतिक्रिया इम्यून इम्प्रिंटिंग की घटना को समझने में अध्ययन में सहायता मिलेगी। इम्यून इम्प्रिंटिंग शरीर के संक्रमण या टीकाकरण के माध्यम से रोगजनक के पहले संस्करण के आधार पर अपनी प्रतिरक्षा प्रक्रिया को दोहराने की प्रवृत्ति होती है। ऐसा तब होता है जब प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया का सामना एक ही रोगजनक के नए या थोड़े अलग प्रकार से होते हैं। mRNA इंटरफेरेंस RNA की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोशिकाएं उत्कृष्ट विशिष्टता के साथ मैसेंजर को पहचानने के लिए छोटे डबल स्टैंडर्ड mRNA का उपयोग करती हैं। mRNA एंजाइमेटिक विघटन का संभव करती हैं और इसे प्रोटीन में बदलने से रोकती हैं, इसलिए ये जीन कार्यप्रणाली को रोकते हैं। आगे देखते हैं और लास्ट चैप्टर है अब जिसमें देखने हैं हमें विविध मिसलेनियस दुर्लभ हिग्स बोसोन का क्षय। रेयर हिग्स बोसोन डिके क्या है? LHC यानी लार्ड हार्डिंग कोलाइडर में यूरोपीय ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च के वैज्ञानिक कर रहे हैं और हाल ही में LHC का किए जा रहे प्रयोग को दौरान एक दुर्लभ प्रक्रिया का पहला प्रमाण मिला है और हिग्स बोसोन का क्षय जेड बोसोन और फोटोन में हुआ है। इस खोज के बारे में क्या है? दुर्लभ क्षय प्रक्रिया जो हमें हिग्स बोसोन के साथ हमारे ब्रह्मांड के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। यह क्षय को सर्न लार्ज हैरोडन कोलाइडर के जनरल पर्पस डिटेक्टर्स तथा ATLAS में CMS में देखा गया था। इस खोज निहितार्थ यह क्षय ऐसे कारणों के अस्तित्व में उत्पन्न प्रदान कर सकता है जिसका पूर्वानुमान स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल्स फिजिक्स में भी नहीं किया जाता। इस शोध से 5वें मौलिक बल का भी पता चल सकता है जिसकी खोज अभी तक नहीं हुई है। भौतिक शास्त्रियों ने वर्तमान में 4 मूल बलों को मान्यता दी है। इनमें शामिल हैं प्रबल, दुर्बल, विद्युत चुंबकीय और गुरुत्वाकर्षण बल। सर्न 1954 में क्या है इसके बारे में जानते हैं। सर्न ब्रह्मांड की मूलभूत संरचनाओं को जानने का प्रयास किया गया। भारत इसका सहयोगी देश है। प्रचलित रूप से गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है इसे। उप परमाणु के बारे में पहली बार 1960 के दशक भौतिक शास्त्री पीटर हिग्स द्वारा बताया गया था और इसको बल को दर्शाता है। कोई कण ऊर्जा से गुजरते समय अनुभव है कि हिग्स फील्ड कहा जाता है और संपूर्ण ब्रह्मांड में पाया जाता है। उदाहरण के लिए इलेक्ट्रॉन में हिग्स फील्ड परस्पर क्रिया के दौरान अनुभव किए जाने वाले बल को देखते हैं। द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान 125.35 गीगा इलेक्ट्रोवोल्ट और प्रोटॉन का द्रव्यमान 133 गुना है। स्पिन, यह स्केलर पार्टिकल है और इसका स्पिन 0 है और इसमें कोई कोणीय संवेग नहीं होता है। लाइफ अगर हम बात करें बहुत छोटा होता है। उच्च ऊर्जा टकराव के बाद तेजी से अन्य कणों में क्षय हो जाता है। सामान्य हिग्स बोसोन का क्षय प्रोटॉन युग्म में या W या Z बोसोन में हो जाता है। हालिया शोध से
हिग्स बोसोन, जेड बोसोन के क्षय हुआ है। स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल्स में अगर हम बात करें, इसके अनुसार 12 मौलिक पदार्थ होते हैं जिनमें जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन बनाते हैं, लेप्टॉन इलेक्ट्रॉन में शामिल होते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड मॉडल एक सिद्धांत फ्रेमवर्क है जो पदार्थ के मौलिक कणों पारस्परिक क्रियाओं की व्याख्या करता है, और इस मॉडल में पदार्थ के व्यवहार को नियंत्रित करने वाले 4 बलों में से 3 बलों को शामिल किया गया है। ये बल हैं विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, प्रबल बल और कमजोर बल। वर्तमान में स्टैंडर्ड मॉडल के तहत गुरुत्वाकर्षण बल को शामिल नहीं किया गया। चिरल बोस तरल अवस्था। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका चीन के भौतिकविदों के दावा किया है कि उन्होंने पदार्थ की बिल्कुल नई अवस्था चिरल बोस पदार्थ को खोज की है। शोधकर्ताओं ने चिरल बोस की अवस्था की खोज एक विशेष सामग्री 2 परतों अति सूक्ष्म क्वांटम के तौर पर शून्य के करीब साथ मिलकर की है। क्वांटम अवस्था में पदार्थ स्वतः ठोस तरल गैसीय अवस्थाओं में काफ़ी अलग व्यवहार करता है, और नैनो फोटोनिक इलेक्ट्रॉनिक एक्सेलरेटर एक विश्व का छोटा सबसे कण त्वरित पार्टिकल एक्सेलरेटर है। नैनो फोटोनिक इलेक्ट्रॉन के रूप में कार्य करता है। एनईए में छोटी माइक्रोचिप है, जिसके साथ ही बहुत छोटी वैक्यूम ट्यूब भी लगी होती है। एक्सेलरेटर्स का निर्माण मुख्य रूप से कैंसर लक्षित उपचार में किया जाता है। लार्ज हैड्रोजन कोलाइडर के समान है, क्योंकि दोनों ही कणों में त्वरण प्रदान करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र निर्मित किया जाता है। कण त्वरक ऐसे उपकरण होते हैं जो आवेशित कणों को प्रकाश की गति के बारे में गति प्रदान करते हैं। सुपर कंडक्टिविटी। हाल ही में कमरे के तापमान में सुपर कंडक्टिविटी को दर्शाने वाले पदार्थ के LK99 खोज का दावा झूठा पाया गया है। सुपर कंडक्टिविटी एक ऐसी परिघटना है जिसमें कुछ पदार्थ क्रांतिक ताप पर नीचे ठंडे होते हैं। शून्य विद्युत प्रतिरोध अर्थात बिना किसी प्रतिरोध के विद्युत धारा का प्रवाह होता है। क्रांतिक ताप वह तापमान है जिस पर कोई पदार्थ आकस्मिक रूप से सामान्य चालक अवस्था में संचालित अवस्था में प्रतीत होता है। किसी पदार्थ में क्रांतिक ताप के नीचे ठंडा किया जाता है और सुपर कंडक्टेड अवस्था में प्राप्त कर लेता है। इस प्रक्रिया के दौरान पदार्थ पूर्ण प्रतिचुंबकत्व की स्थिति में आ जाता है और इसे माइंसर प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, अतिचालक सुपर कंडक्टिविटी की घटना की खोज 1911 में हाइकी क्लेमिंगॉन्स ने की थी। वर्तमान में सुपर कंडक्टिविटी केवल बहुत कम तापमान पर शून्य आधारित -250 डिग्री सेल्सियस के नीचे भी रह सकता है। उदाहरण के लिए पारा, सीसा, एल्युमिनियम, टिन, नाइबोबियम जैसे पदार्थ क्रांतिक ताप में सुपर कंडक्टिविटी गुण का प्रदर्शित करते हैं। शून्य प्रतिरोध सामान्य परिस्थितियों में क्रिस्टलीय ठोस से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन्स प्रतिरोध करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं। क्रिस्टलीय जालीनुमा संरचना वाले परमाणु में जारी होती है। हालांकि कुछ पदार्थ जब तापमान में क्रांतिक स्तर पर कम हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स आपस में स्थिर बंधन में युग्मित हो जाते हैं और इन युग्मों को कूपर युग्म कहा जाता है। कूपर युग्म के मौजूदा इलेक्ट्रॉन्स क्रिस्टलीय जालीनुमा संरचना में कंपन प्रभावित नहीं होते। इससे में इलेक्ट्रॉन्स क्रिस्टलीय ठोस के बिना किसी बाधा के आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, कमरे के तापमान में सुपर कंडक्टिविटी। कमरे के तापमान वाला सुपर कंडक्टर ऐसा पदार्थ है जो ऑपरेटिंग तापमान या सुपर कंडक्टिविटी गुण प्रदर्शित करने में सक्षम है। ठीक है, कमरे के तापमान में सुपर कंडक्टिविटी प्राप्ति की प्रक्रिया अन्य कई परमाणुओं पहलुओं से प्रभावित है, जैसे कि सुपर कंडक्टिविटी के लिए अत्यधिक दबावपूर्ण परिस्थितियों का निर्माण कर पाना कठिन है और इस हो सकता है कि पदार्थ इन चरम स्थितियों को सहन भी न कर पाए। उच्चतर तापमान में कूपर युग्म नहीं बनते हैं। ठीक है, मुख्य कमरे में ऊर्जा किसी ग्रिड के जरिए उच्च दक्षता वाले विद्युत ट्रांसमिशन के संभव हो सकेगा। स्वास्थ्य में मैग्नेटिक रेजोनेंस प्रौद्योगिकी के लिए, मैग्नेटिक नेविगेशन के लिए और इसका हेड्रोल कोलाइडर जैसे अलग प्रयोगों के लिए भी प्रयोग किया जाएगा। घटनाक्रम में देखें, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक समिति द्वारा इंडिया सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर की सिफारिश की है। सेमीकंडक्टर ऐसा पदार्थ है जो विशिष्ट गुण होता है, इसलिए कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स के उपकरणों में आवश्यक होते हैं। सेमीकंडक्टर कंडक्टर सुचालक और इंसुलेटर कुचालक के बीच चालकता वाले पदार्थ होते हैं। डायोड, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट और दूरसंचार उपकरणों में इसका प्रयोग किया जाता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर मुख्य रूप से ऋणात्मक और घरे वाले इलेक्ट्रॉन्स के रूप में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। पी टाइप सेमीकंडक्टर विद्युत धारा मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन की कमी और होल्स कहा जाता है। तात्विक अर्धचालक या एलिमेंट सेमीकंडक्टर होते हैं, एकल परमाणुओं के बने होते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन होते हैं। यौगिक अर्धचालक कंपाउंड 2 या 2 से अधिक, दुर्लभ या रेयर अर्थ एलिमेंट। हैदराबाद में राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान आंध्र प्रदेश में 15 दुर्लभ पदार्थों की खोज की है। यह दुर्लभ पदार्थ कहा जाता है चांदी के जैसे सफ़ेद 17 नरम धातुओं के सभी बराबर सारणियों में एक साथ प्राप्त होते हैं। स्कैंडियम, ट्राइट्रियम 15 लेंथनाइड और 15 लेंथनाइड तत्व हैं। लेथनम, सीरियम, पुरोजेडियम, प्रोमियम और समरेरियम रेयर्स
अत्याधुनिक वे सभी तत्व जिनमें कई समगुण समान होते हैं अक्सर भूगर्भिक निक्षेप में एक साथ पाए जाते हैं। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और रक्षा प्रौद्योगिकी में सेल फोन, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉन में प्रयोग किया जाता है। रेड मड वेयर प्रक्रिया के माध्यम से बॉक्साइड अयस्क को एल्युमिनियम से निकालने के काम में विषाक्त उत्पाद होता है। रेड मड भी कहते हैं। रेड मड ReS पदार्थ होते हैं। 2 रणनीतियाँ उपलब्ध हैं, निकालना और ऐसी समित वस्तुएं जैसे लोहा, टाइटेनियम। वेनेडियम क्या है? भारतीय भूगर्भिक सर्वेक्षण शोधकर्ताओं गुजरात में खंभात की खाड़ी में वेनेडियम की खोज की है। क्या है? टाइटोमैग्नेटाइट वेनेडियम की एक प्राथमिक स्रोत है। गौरतलब है कि दुनिया का 88% वेनेडियम टाइटोमैग्नेटाइट का ही एक हिस्सा होता है। जब पिघला हुआ लावा तेजी से ठंडा होता है तो टाइटेमैग्नेटाइट का निर्माण होता है। पहली बार भारत अपतटीय तलछट वेनेडियम की मौजूदगी का पता चलाएगा। यह रासायनिक तत्व है जिसका रासायनिक संकेत V और परमाणु संख्या 23 है। इसे एक ट्रांजिशनल मेटल में वर्गीकृत किया जा सकता है। ट्रांजिशनल मेटल्स ऐसे धात्विक तत्व हैं जो आवर्त सारणी में दोनों किनारों के बीच पुल या ट्रांजिशन का कार्य करते हैं। भारत सरकार द्वारा निर्धारित 30 क्रिस्टल मिनरल्स की सूची शामिल है। भूप्रपटी प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व होता है, शायद ही कभी प्रकृति में रूप में मिलता हो। ठीक है। हालांकि मैग्नेटाइट, वेनाडाइट, कार्नोडाइट और पेट्रोटाइट 65 अलग अलग खनिजों में पाए जाते हैं। इसे सूर्य किरणों से कभी कभी तारों में स्पेक्ट्रोस्कोपिक बॉक्साइड व जीवाश्म के ईंधन भंडारण भी हैं और कम मात्रा में उपलब्ध हैं, जैसे मुख्य रूप से होता है। वेनेडियम का उपयोग के अगर हम बारे में बात करें तो परमाणु रिएक्टर में किया जा सकता है। वेनेडियम का उपयोग करके रासायनिक प्लास्टिक बनाए जाते हैं। प्री डाइटिंग और डायबिटीज़ का इलाज करने के लिए किया जा सकता है। विमानन स्टील उत्पाद के लिए में किया जा सकता है। स्टील उत्पादन एक मिश्र धातु तत्व के रूप में उपयोग करके मजबूती, कठोर, रोधी के रूप में बढ़ाया जा सकता है। इनका मानक परिस्थितियों में सख्त चांदी धूसर रंग होता है। प्रयोगशाला में निर्मित हीरे लैब ग्रोन डायमंड क्या हैं? प्राकृतिक हीरे। जरा देखें, गंदगी या अशुद्धि नहीं पाई जाती है, इसमें अशुद्धि और गंदगियाँ होती हैं। किफ़ायती और उत्तम गुण वाले होते हैं। प्राकृतिक शुद्धता, कठिन और बाकी महंगाई से बहुत कम और बिना पर्यावरणीय क्षति से बनाया जा सकता है। जल प्रदूषण होता है। हीरे संघर्ष वाले क्षेत्रों में संबंधित हो सकते हैं। गारंटी मूल स्रोत ट्रैक में बनाया जा सकता है। ठीक है। तो प्रधानमंत्री संयुक्त राज्य अमेरिका, भारतीय प्रधानमंत्री ने USA की अपनी राजकीय यात्रा के दौरान प्रथम महिला को 7.5 कैरेट का पर्यावरण अनुकूल प्रयोगशाला निर्मित हीरा भेंट किया। प्रयोगशाला निर्मित हीरा प्रयोगशाला LED शुद्ध कार्बन क्रिस्टलीय माध्यम से कृत्रिम तरीके से निर्मित है। इन हीरों की कठोरता और मजबूती के कारण इनका उपयोग आमतौर पर उद्योगों में किया जाता है। इनका कटर और उपयोग मजबूती आवश्यकता वाले उपकरणों में, मशीनों में किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और शुद्ध कृत्रिम हीरे का इस्तेमाल उत्कृष्ट तापीय चालकता के गुण के कारण होता है। LED उच्च तापमान, उच्च दाब, आमतौर पर ग्रेफाइट का उपयोग, उच्च कच्चे माल, रासायनिक वाष्प निक्षेपण, LGDS यानी प्रतिशत टैक्स समाप्त कर दिया गया है। जॉइंट मैग्नेटाइट रेजिस्टेंस। हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता आंद्रे गीम को पाया कि ग्राफीन कमरे में तापमान पर एक विषम किंतु जॉइंट मैग्नेटो रेजिस्टेंस प्रदर्शित करता है। GMR सुचालक दो सामग्रियों के बीच मौजूद विद्युत क्षेत्र होता है। एक ही दिशा में चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत प्रतिरोध करते हैं और दूसरे के विपरीत प्रतिरोध बढ़ जाता है। GMR का प्रयोग कंप्यूटर, वायु सेंसर और ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक्स में किया जा सकता है। ग्राफीन एक परमाणु अनुरूप है और परमाणुओं की एकल परत है। परमाणु मधुमक्खी षटकोणीय छत्ते जैसी जाली के कसकर बंधे होते हैं। ठीक है। इस निम्नलिखित उपयोग किया जाता है ऊर्जा के लिए, सेंसर और जैव प्रौद्योगिकी के लिए। भारत में पहला ग्रेफीन इनोवेशन सेंटर केरल में स्थापित किया गया है। ठीक है। रेडियोमेट्रिक डेटिंग क्या है? हाल ही में अध्ययन पता चला कार्बन डेटिंग में कार्बन 14 का उपयोग किया जाता है। इसी तरह कैल्शियम 41 का उपयोग रेडियोमेट्रिक डेटिंग में किया जाता है। एटम ट्रेस एनालिसिस ATTA नामक एक तकनीक का उपयोग किया जाता है। होती क्या है? कार्बन डेटिंग में C14 कार्बन डेटिंग की सटीकता की आयु आकलन में किया जाता है। एक वैज्ञानिक पद्धति के साथ एक लकड़ी की कलाकृति, चट्टान, जीवाश्म किसी के भीतर रेडियोधर्मी आइसोटोप कार्बन 14, पोटेशियम 14, आर्गन 14 की उपस्थिति के आधार पर सटीक आकलन किया जा सकता है। जब कोई कार्बन इकाई जीवित होती है तो उसके शरीर में कार्बन परमाणु उत्सर्जित होती है। मृत हो जाती है तो प्रक्रिया बंद हो जाती है, उसमें कार्बन 14 का भी क्षय होता है। शरीर में इन परमाणुओं के सापेक्ष मात्रा और जितनी मात्रा में होनी चाहिए बीच के अंतर पता लगाकर उसकी आयु पता लगा लेते हैं। अस्थि कमजोर रेडियोधर्मी आइसोटोप होते हैं। अच्छा, इसकी हाफ लाइफ 5700 वर्ष होती है। हाफ लाइफ में चलते 50,000 वर्ष से अधिक पुरानी वस्तुएं आयु निर्धारित नहीं की जा सकती। वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में आइसोटोप C12 कार्बन 12 वायुमंडल में C12 C14 की लगभग स्थिर ज्ञात होते हैं। राष्ट्रीय रोबोटिक्स रणनीति NSR यानी नेशनल स्ट्रेटजी फॉर रोबोटिक्स दिया है।
इलेक्ट्रॉनिक सूचना मंत्रालय ने राष्ट्रीय रोबोटिक्स रणनीति का मसौदा तैयार किया है। रोबोटिक्स तकनीक के बारे में देखें, डिजाइन निर्माण का उपयोग करके शामिल किया गया है। एनएसआर का वर्गीकरण रोबोट सर्विस रोबोट के लिए किया जाएगा। तेलंगाना स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यह रणनीति कार्यान्वयन एजेंसी MEIT के 2 स्तरीय संस्थागत ढांचा होगा। MEIT रोबोटिक प्रोसेस RPA का उद्घाटन किया गया। फ्यूचर प्रोजेक्ट के तौर पर इसको बिकाया गया। 10 भर्ती हुई अप स्किलिंग के लिए तैयार किया गया है। ठीक है। हाइब्रिड नैनो कणों की बात करें तो प्रयोगशाला में सोने और तांबे के सेल्फ साइड के बने हाइब्रिड नैनो कणों का निर्माण किया और ऊष्मा सेंसर करके कोशिकाओं को नष्ट कर सकते हैं और ध्वनि तरंगों का पता लगा सकते हैं। नैनो हाइब्रिड्स 8 नैनोमीटर से कम आकार के होते हैं, 1 से 100 नैनोमीटर तक हो सकता है। ठीक है। पहचान अगर हम बात करें इसकी मैकेनिज्म, नैनो हाइब्रिड्स फोटो कास्टिक गुण उन्हें प्रकाश अवशोषित करने और अल्ट्रासाउंड तरंगें उत्पन्न करते हैं। MRI और CT स्कैन के दौरान उपचार, नैनो कणों को फोटो थर्मल गुण के कारण इन्हें ऊष्मा पैदा और ट्यूमर कोशिकाओं को नष्ट करने में सक्षम होती हैं। एंडोस्कोपी में इसका प्रयोग किया जाता है और पैदा करने के लिए इन्हें नैनो कणों को सक्रिय किया जाता है। एंडोस्कोप आमतौर पर कैंसर के उपचार में होता है। सफ़ेद फास्फोरस क्या है? ह्यूमन राइट्स वॉच के अनुसार हमास में 7 संघर्ष के दौरान इजराइल ने गाजा लेबनान में सफ़ेद फास्फोरस बम का प्रयोग किया है। एक मोम जैसा केमिकल है जो हल्का पीला और रंगीन होता है, तीखी लहसुन जैसी गंध होती है। इसका उपयोग सेना द्वारा अलग अलग प्रकार से गोला बारूद आग लगाने के उपकारक के रूप में किया जाता है, इसलिए क्योंकि यह ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही हवा में स्वतः ही आग पकड़ लेता है। इसका उपयोग उर्वरक और फूड एसिड सफाई करने में के लिए किया जाता है। रासायनिक हथियार कन्वेंशन के अनुसार फास्फोरस रासायनिक हथियार नहीं माना जाता है, इसलिए क्योंकि जीवन की प्रक्रियाओं में रासायनिक अभिक्रिया के जरिए इसे नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि जलने के प्रभाव को मदद करता है। सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइनेक्स IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड क्षीण होते जा रहे तेल और गैस भंडारों के तेल से बाहर निकालने के लिए एक अच्छा एजेंट है। सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड के तहत तरल अवस्था में है क्रांतिक ताप और अत्यधिक दाब के कारण। टेंटलम क्या है? शोधकर्ताओं ने पंजाब में सतलज नदी में टेंटलम धातु को पता किया। यह गुण क्या है? दुर्लभ धातु है। धूसर और घरे रेडियोनिकता और 150 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर रासायनिक हमलों पर भी कोई प्रभाव नहीं होता है। गलनांक अत्यधिक उच्च होता है। टेंटलम का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक और चालक परमाणु ऊर्जा हवाई जहाज में किया जाता है। प्लेटिनम विकल्प के तौर पर इसे माना जा रहा है। टाटा स्टील हाइपरलूप क्या है? TUTR हाइपरलूप तकनीक का विकास किया है और हाइपरलूप यात्रियों कार्गो प्रणाली 700 मीटर से अधिक है। हाइपरलूप अवधारणा एलन मस्क और कंपनी SpaceX और कंपनियों द्वारा प्रचारित ट्यूब और पॉड टर्मिनल हैं। ट्यूब की बॉडी पॉड जाने वाले मार्ग के छोड़कर पूरी तरह बंद और कम दाब वाली प्रणाली में वैक्यूम ट्यूब में होती है। लाभ इसके क्या हैं? इसके लाभ हैं बहुत तेज़ गति से खपत और कम लागत में। हालांकि प्रारंभिक लागत अधिक हो सकती है। खराब मौसम परिस्थितियों में इसका संचालन बाधित नहीं होता है। तो इस तरह मित्रों आज हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधित परिघटना, ठीक है, मिशन जरा देख लिए। एस्ट्रोसैट गामा रे 60वीं GBR परिघटना है। ठीक है। इसके बाद रियूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV की बात की जा रही है। दोबारा उपयोग करने वाले प्रक्षेपण RLD लो लिफ्ट लिटरेट की बात की जा रही है। ठीक है। इसके अलावा PSLV ऑर्बिटल मॉड्यूल 2 की बात की गई। ठीक है। तो इस तरह मित्रों आज हम लोगों ने अपना इसरो का सिंथेटिक निसार उपग्रह 2024 में प्रक्षेपित किया जाएगा। 12 दिनों में पृथ्वी का एक चक्कर लगाएगा, निम्न कक्षा में स्थापित होगा। ठीक है। और PSLV C65 DSR का उपग्रह 6 उपग्रहों को ले जाएगा। ठीक। तो इस तरह आज हम लोगों ने क्या किया है? आज हम लोगों ने विजन IAS संस्थान के 365 साइंस टैग को कंप्लीट किया है। सेक्स आगे भी से सारे अपलोड कर दिए जाएंगे, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और आपका प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साइंस टैग को कंप्लीट करिए। और हमारी कला कल्चर की भी कंप्लीट हो चुकी है, सोशल इशू की भी हो चुकी है, इकोनॉमिक्स की भी हो चुकी है। तो आप प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप इसे देखिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।